हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। मैं आ गया संजीवनी डेली टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 8 लेकर के, जिसका टॉपिक है बेटा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पिछले टर्न पे भी आप लोगों ने सॉलिड स्टेट का टेस्ट दिया था। तो चलिए बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट का डिस्कशन। ये रहा आपकी खिदमत में सबसे पहला क्वेश्चन। टेन टेन, ये देखो बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है ए कंपाउंड कंटेन एलिमेंट x एंड y, x forms CCP and y occupy the 1/4 of टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड की बात कर रहा है। मैंने इस क्वेश्चन में करना सिखाया था बेटा कि सबसे पहले उसको पकड़ना जिसका अरेंजमेंट दिया हो। तो अरेंजमेंट किसका दिया? y का। इसका मान लो बेटा x एटम। तो टेट्राहेड्रल वाइड कितना हो गया? 2x। और क्वेश्चन में बोल रहा है x इज द 2x का 1/4 दैट इज इक्वल टू x/2, यानी x का x/2 और y आ गया x/2, यानी 21 का आंसर है डी। सबका सही होगा, गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं है। चलो भैया आगे बढ़ो। ये है दूसरा क्वेश्चन। ओ माय गॉड, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल एट द एज सेंटर। बच्चे को पता है कि एज पे कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, कॉर्नर पे 1/8 होता है, फेस सेंटर पे 1/2 होता है, बॉडी सेंटर पे 1 होता है, अल्टरनेट कॉर्नर 4 होते हैं, अल्टरनेट फेस 2 होता है, अल्टरनेट एज 4 होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। टोटल नंबर ऑफ वायर पर यूनिट सेल इन FCC इज। पहले तो ये फाइंड करो बेटा। यहां पे देखिए, जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। FCC में एटम कहां होते हैं? कॉर्नर पे और फेस पे। टोटल कॉर्नर 1/8 इंटू 1/8, 6 इंटू 1/2, तो ये हो गया 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। ये आ गया बेटा आपका 4 एटम। तो बेटा टेट्राहेड्रल वाइड होता है 2 इंटू नंबर ऑफ एटम, यानी 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम 4। तो 8 + 4 टोटल कितने हो गए? 12। तो आंसर हमारा आ जाएगा बेटा 12। अब सोचने में कहीं गलती हो गई जल्दीबाजी में। अरे यार, टेट्राहेड्रल वाइड पूछा है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड? अरे ना टेट्राहेड्रल पूछा भैया ना ऑक्टाहेड्रल पूछा, दोनों पूछा है। वाइड का मतलब दोनों से है। चलियो जी अगले क्वेश्चन पे 24। फाइंड द नंबर ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड जहां आयन दिखे पहले तो उसी को पकड़ो। ये देखो K+Cl-, ये देखो बेरियम आयन और सल्फेट आयन, ये देखो अमोनियम आयन और फ्लोराइड आयन। ये दिखा, ये मारा। अरे भैया ये डायमंड तो पता है ना भाई, ये सब 3 डायमेंशनल कोवेलेंट सॉलिड हैं। ठीक है ना। ये सब एटॉमिक कोवेलेंट सॉलिड है बेटा। ठीक है, ये भी एटॉमिक कोवेलेंट सॉलिड है। तो कितने थे? 3। तो आंसर मार दिया हमने 3। चलो भैया आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 25। प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ होल ऑक्युपाइड बाय द केटायन। पहले बात तो देखो बेटा, R पॉजिटिव बाई R नेगेटिव की वैल्यू निकालने। मैं आपको एक बार बता दूं, अगर R पॉजिटिव बाई R नेगेटिव की वैल्यू लेस देन 0.155 होती है तो लीनियर होता है, 0.155 से 0.225 होता है तो ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल कोऑर्डिनेशन नंबर 3 P2O3। फिर अगर 0.225 से 0.414 होता है तो टेट्राहेड्रल होता है, ZNS कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। 0.414 से 0.732 तक होता है तो ऑक्टाहेड्रल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, NaCl टाइप का होता है। फिर 0.732 से 1 होता है तो बेटा क्यूबिक होता है, CSL कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होते हैं। अब इसको R पॉजिटिव बाई R नेगेटिव करिए तो R पॉजिटिव 1.6 बाई 1/8। अब इसको जब डिवाइड करोगे बेटा तो डिवाइड करने पर क्वेश्चन नंबर 25 आएगा ये 0.889। दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 0.732 से 1, यानी ये क्या होगा हमारा? क्यूबिक। तो 25 का आंसर हो गया बेटा डी। 26 में आ जाइए। 26 एज लेंथ ऑफ NaCl यूनिट सेल इफ रेडियस ऑफ x एंड रेडियस ऑफ क्लोरीन इज y। तो एज लेंथ पूछ रहा है ना। चलो भैया पहले ये देखो,
ये बीच में हमारा क्लोराइड आयन है, ये कॉर्नर पे हमारा सोडियम आयन है, ठीक है, और ये इधर कॉर्नर पे सोडियम आयन है। दिस इज द रेडियस ऑफ सोडियम आयन, और यहाँ पे रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन और रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन और रेडियस ऑफ सोडियम आयन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो a होती है। अगर ये x है, क्या बोला है, सॉरी इसको y बोला, तो ये भी y होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो 2x प्लस y इज द लेंथ ऑफ आवर इज लेंथ। आंसर गोज टू B। 26 का हो गया बेटा B। अब आते हैं बेटा हम लोग 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट। बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूं AgBr ऐसा कंपाउंड है जो शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है। तो आंसर जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। तो 27 का आंसर हो गया बेटा B। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि शॉर्टकी या फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, नहीं तो मैं बता दूंगा। शॉर्टकी डिफेक्ट मींस इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, एंड फ्रैंकल डिफेक्ट मींस व्हेन पर्टिकुलरली केटायन मूव फ्रॉम देयर लैटिस साइड टू इंटरस्टिशियल साइड। In Schottky defect, density decreases, but in Frankel defect, there is no change in density. Always remember, ठीक है ना। और वन मोर थिंग, फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए केटाइन की साइज छोटी होनी चाहिए, इसीलिए एल्कली मेटल जनरली फ्रैंकल डिफेक्ट शो नहीं करता है, क्योंकि खाली जगह में बैठ नहीं पाएगा। A metal M has the FCC lattice. How many nearest neighbor does M have? FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? पहली बात तो ये समझो बेटा, FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर, FCC के कोऑर्डिनेशन नंबर की तुम बात करोगे तो जैसे मान लो मैंने एक बनाया इसका फेस, इस फेस पे जो एटम होता है इसको ये टच कर रहा होता है, 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 यानी इसको साइड से 4 लोग टच कर रहे हैं, और जो टच करने वाले हैं इनके बीच की दूरी a/√2 है। इसका मतलब अब ये सोचिए ना कि a/√2 की डिस्टेंस पे जितने लोग होंगे सब एक दूसरे को टच करेंगे। इस हिसाब से आप ऐसे भी सोच सकते हो बेटा, ये अगर ये हमारा फेस सेंटर है तो ये जो एडजेसेंट फेस सेंटर है यहां की भी दूरी a/√2 होती है, यानी जितने एडजेसेंट फेस सेंटर होंगे वो सब जो है इस हमारे फेस सेंटर को क्या करेंगे, टच करेंगे। तो देखिए एडजेसेंट फेस सेंटर कौन होगा, ये मेरे फ्रंट पे खड़ा हूं, 1 2 3 4, मेरे सामने के चारों फेस जो है इनके सेंटर इसको टच करेंगे। ऐसे ही बेटा मेरे बैक साइड में जो वॉल है चारों वो इसको टच करेंगे। तो 4 आगे से, 4 पीछे से और 4 साइड से, कितना हो गया 12, और टच करने वाले लोगों के बीच की दूरी a/√2 होगी। तो 28 का आंसर हो गया बेटा D। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ए क्रिस्टल शॉर्टकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व। पहली बात तो बेटा ये समझ लो शॉर्टकी डिफेक्ट कहां ऑब्जर्व होता है, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। मैं आपको बता चुका हूं, और केटायन एनायन की साइज आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 29 का आंसर हो गया ए। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इसमें करेक्ट कौन सा है। 30 में देखिए कह रहा है ड्राई आइस इज ए कोवेलेंट सॉलिड। नो बेटा, दिस इज नॉट द कोवेलेंट, दिस इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड इज मेटेलिक सॉलिड, गलत है बेटा, ये एटॉमिक सॉलिड है। जिंक सल्फाइड जो है ये आपका आयनिक सॉलिड है बेटा। ग्रेफाइट इज ए नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड, बिल्कुल सही है। आप जानते हैं ग्रेफाइट की लेयर्स होती हैं, इन दोनों के बीच में जो है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर ये क्या करती हैं, स्लिप करती रहती हैं बेटा। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ग्रेफाइट जो होता है वो स्लिपरी नेचर का होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। बेटा सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है, और ये फ्रीली मूवमेंट नहीं होता, मूव करना होता है अपनी फिक्स पोजीशन के अराउंड, टू एंड फ्रो मोशन करता है। इसके अलावा बेटा इसके अंदर कोई और मोशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डज नॉट हैव द फिक्स पोजीशन एंड कैन मूव फ्रीली, यही पॉइंट जो है बेटा हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये सॉलिड आप देख रहे हैं, यहां पे आपको रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, ये देखिए पार्टिकल जो है वो रेगुलरली अरेंज है, एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज है। इट मींस दिस इज द क्रिस्टलाइन, और क्रिस्टलाइन का नेचर क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक नेचर, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, तो इसीलिए बेटा इसका आंसर जाएगा एनिसोट्रॉपिक।
देखो बेटा एनिसोट्रॉपिक के बाद अगला आ गया, फाइंड ब्लैंक द चूज द करेक्ट ऑप्शन, मेटल ऑफन अकर इन पॉलीक्रिस्टलाइन। एक बात समझना बेटा, पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन के अंदर ढेर सारे क्रिस्टल्स के ग्रेन्स होते हैं और इसमें कुछ ग्रेन्स जो होते हैं सिस्टमेटिक होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं। जो सिस्टमेटिक होगा उसका एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होगा और जो सिस्टमेटिक नहीं होंगे उनके अंदर आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज पाई जाएंगे। तो इस हिसाब से ना बेटा इसका जो आंसर होगा पॉलीक्रिस्टलाइन वाला मार देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहली बात तो ये समझो मॉलिक्यूलर सॉलिड में बॉन्डिंग कौन कौन सी हो सकती है, एक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो नॉन कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं मोस्टली सॉफ्ट होते हैं, तो देखिए दे आर जनरली सॉफ्ट एंड इजिली कंप्रेसिबल, सही है। दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यही बात तो इसने गड़बड़ कर दी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, पोलर और नॉन पोलर भी होते हैं। 34 का आंसर क्या गया, बी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड ये देखो कैल्शियम फ्लोराइड आयनिक है, सोडियम क्लोराइड आयनिक है, सिलिकॉन ऑक्साइड आयन आपका जो है कोवेलेंट सॉलिड है। C35 बेटा यही एक है CO2, ये जो है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपको बताया है एटॉमिक सॉलिड है बेटा, ये एटॉमिक कोवेलेंट सॉलिड है। SiO2, ठीक है ना, SiO2 हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, फिर डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब नेटवर्किंग एटॉमिक सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड है ये सब। चलो बेटा अगला आ गया क्वेश्चन नंबर 36, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में बेटा फ्री आयंस इसको नहीं मिलेंगे, इस वजह से जो होता है ये कंडक्टिंग नहीं होगा। फ्री आयंस आर फर्निश विच आर नॉट फ्री टू मूव इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आ गया। 37 में देखिए विच ऑफ द सॉलिड हैव द सोइंग प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग, कंडक्टिविटी भी है, मेलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो नाम से पता चल गया ये सॉलिड कौन सा होगा, आयनिक सॉलिड, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए बेटा हमारा 38 क्वेश्चन, X इज वेरी हार्ड। देखो बेटा एकदम एनसीईआरटी की लाइन से बना हुआ है, दिस इज वेरी हार्ड, पकड़िएगा एनसीईआरटी लाइन को बेटा, ये वेरी हार्ड है, विच इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर सॉलिड एज वेल इन मोल्टेन स्टेट, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड, कुछ सोचना ही नहीं है, वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, कोवेलेंट सॉलिड होगा और क्या होगा बेटा। चलिए अब ये आ गया आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है ना। देखो बेटा डायमंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, और ग्रेफाइट के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। ग्रेफाइट के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, जब उसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा इसकी वजह से उसके करंट में कंडक्टिविटी कंडक्शन होता है। फिर डायमंड जो होता है ना, डायमंड में स्लिपरी नेचर नहीं होता है, ग्रेफाइट में एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लिप करता है, उनके बीच में वंडरवॉल अट्रैक्शन होता है। और ये आप ये पॉइंट देख सकते हो, डायमंड लेयर इज स्ट्रक्चर द टू लेयर ज्वाइंड बाय द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साफ साफ ये लाइन बता रहा है, ये लाइन आपका क्या है, गलत है। चलिए बेटा 39 के बाद आते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है 40, एग्जांपल ऑफ द फ्यू सॉलिड आर गिवन, फाइंड आउट द एग्जांपल व्हिच इज नॉट करेक्टली मैच। आयनिक सॉलिड NaCl जनरेशन बिल्कुल सही है, मॉलिक्यूलर मेटालिक सॉलिड बिल्कुल सही है, कोवेलेंट सॉलिड में ही दिख रहा है, ये देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड भी सही है, यही एक बच्चा बेटा कोवेलेंट सॉलिड जो आपको धोखा देगा, ये कोवेलेंट नहीं है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर। तो यहां से बेटा आपको दिख रहा है 40 का आंसर क्या हो गया बेटा, बी। तो ये थे बेटा सॉलिड स्टेट के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चंस फॉर्म करके बनाए गए हैं। और देखिए बेटा बहुत ही हर तरह के पेपर की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे कराई जाएगी, कुछ बिल्कुल एकदम न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, कुछ एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाओ ताकि जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचो ना बेटा, आपको ऐसा ना लगे कि पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको लगना ही नहीं चाहिए कि पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको ये लगना चाहिए अरे यार ये तो गुरुकुल के उसी टेस्ट में ये क्वेश्चन आया था, अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने वहां गुरुकुल के टेस्ट में गलत किया था। तो इस तरह की फीलिंग्स तो आपके अंदर आनी ही नहीं है बेटा। एकदम ये अपने दिमाग में बैठिए कि जब भी एग्जामिनेशन हॉल में आपको पहुंचना है, बिल्कुल ये नहीं सोचना है ये क्वेश्चन मैंने अनटच्ड है, आप बस पेन उठाइए और यूं घुमाते हुए चले जाइए, ठीक है ना। तो एकदम बेटा आपको परेशान नहीं है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो हो जा रहा है उसको भूलते जाइए,
अब आगे क्या करना है ना उसके बारे में सोचिए। जो हो गया उसको भूलिए, आगे हमें क्या करना है उसके बारे में सोचना है आपको। हमारा पेपर खराब हो गया, हम उसी के बारे में सोचते रहे, हम उसी के लिए एकदम डिप्रेशन में बैठ गए, अरे यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरा सिलेक्शन। अरे कोई बात नहीं यार, क्यों नहीं होगा सिलेक्शन तुम्हारा? एक बार पूरे डिटर्मिनेशन के साथ लग के देखो यार, दुनिया की कोई ताकत नहीं सिलेक्शन तुम्हारा रोक सकती है। क्यों नहीं सिलेक्शन होगा तुम्हारा? तुम्हारा नहीं होगा तो किसी ने का नहीं होगा। बस अपने दिमाग में बैठा के चलो बेटा, शादी, बर्थडे, फंक्शन, कोई भी पार्टी सब बंद करो और सिर्फ अपना एक फोकस लगाओ, नीट। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है बेटा। बस अपना एक लक्ष्य होना चाहिए, एक ध्येय होना चाहिए। और जैसे एकदम अर्जुन ने मछली की आंख देखी थी, वैसे तुमको भी मछली की आंख दिखाई देनी है। मार दो तीर, सीधे लगेगा नेट पे, आर पार हो जाएगा। समझ रहे हो ना बेटा? और जाते जाते एक लाइन में और कहना चाहूंगा, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है मेरे भाई, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। समझ रहे ना बेटा? जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो मिलते हैं बेटा फिर अगले टेस्ट में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।